हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया को कंटिन्यू करेंगे। ये इस सीरीज़ का 4th लेसन है। टू बिग टू फेल, देखिए ये कॉन्सेप्ट हम इस लेसन में पढ़ेंगे। टू बिग टू फेल का मतलब ऐसा होता है कि कोई इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा है या इतना इम्पॉर्टेंट है कि यदि वो फेल हो जाए तो इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का बैठ सकता है। ओके, द इकोनॉमी विल फॉल इफ़ दिस इंस्टीट्यूशंस फेल। इफ़ दिस इंस्टीट्यूशंस फेल, इसलिए उनको बोलते हैं टू बिग टू फेल। मतलब ये इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस है कि उनका फेल होने से पूरे इकोनॉमी को बहुत बड़ा असर हो सकता है, इसलिए उनको टू बिग टू फेल भी ये कॉमन टर्म में बोलते हैं। इन टेक्निकल टर्म्स दे आर नोन एज डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स। ओके, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स। देखिए डोमेस्टिक मतलब विद इन द लोकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, विद इन द लोकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। जैसे इंडिया की जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है उसके विद इन जो बैंक्स है उनको डोमेस्टिक बोलते हैं। सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट मतलब सिस्टम के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेक्निकल टर्म्स में उनको बोला जाता है DSIB। अभी इन बैंक्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि कोई बैंक DSIB बैंक है क्या। ओके, हाउ आर दे क्लासिफाइड। सो उसमें कुछ क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि उनका एसेट का साइज़ देखा जाता है कि हाउ लार्ज इज़ देयर एसेट साइज। उनके बैलेंस शीट में उनका एसेट साइज कितना है। एंड यूजुअली इफ़ इट इज़ मोर देन और इक्वल टू द GDP ऑफ द कंट्री, देन दे आर कैटेगराइज्ड एज डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स। फिर उनका इंटरकनेक्टेडनेस कितना है सिस्टम में, उनकी सब्स्टिट्यूएबिलिटी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो ये कुछ 3-4 इसके क्राइटेरिया है। इसके ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि DSIB क्लासीफाई कैसे होते हैं। इंडिया में एट प्रेजेंट देर आर 3 DSIB बैंक्स, मतलब टू बिग टू फेल बैंक्स। द फर्स्ट वन इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड वन इज़ ICICI एंड थर्ड वन इज़ HDFC। अभी देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये बकेट 3 में है और ICICI और HDFC बकेट 1 में है। बस इतना याद रखिए कि जितना बड़ा बकेट होगा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मतलब SBI इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन ICICI एंड HDFC। ये इसका जो एग्जैक्ट डिटेल्स है वो हम लोग देखेंगे। अभी इनको डिक्लेयर कौन करता है, हु डिक्लेयर्स बैंक्स एज DSIBs। सो इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय RBI। ओके, RBI डिक्लेयर्स देम एज DSIBs and they are subject to additional policy measures. Once they are declared as domestic systemically important banks, they are subject to additional policy measures. Now इसको डिक्लेयर करने के लिए जो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो 4 क्राइटेरिया है, ये 4 क्राइटेरिया बने कैसे है। सो दे वर डिज़ाइन, द फ्रेमवर्क वॉज डिज़ाइन एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ बाज़ल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। सो देखिए बाज़ल ये एक स्विट्ज़रलैंड में एक शहर का नाम है। वहाँ पे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, जिसको जो एक तरह से इंटरनेशनल बैंक है विच लुक्स आफ्टर द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ ऑल द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। उसने एक कमिटी फॉर्म हुई थी विच वॉज नोन एज बाज़ल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन एंड RBI वॉज अ मेंबर ऑफ दिस कमिटी। इंडिया का जो RBI सेंट्रल बैंक है, इट वॉज द मेंबर ऑफ दिस कमिटी एंड दे हैड फाइनलाइज्ड अ फ्रेमवर्क इन 2012। इसका बैकग्राउंड है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। देखिए 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जिसके बारे में हम फॉलोइंग लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में स्टडी करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस क्या था। लेकिन 2008 में देखिए US में ये स्टार्ट हुआ था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, बाद में दूसरे कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ था। तो in the wake of global financial crisis, this Basel Committee on Banking Supervision was formed and it had finalized a framework in 2012 to declare some of the banks as globally systemically important banks। और उसी फ्रेमवर्क को चलते RBI ने भी उस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया एंड RBI issued a framework. RBI also issued its own framework to identify domestic systemic important banks in 2014। फिर 2015 से इंडिया ने लिस्ट, हर साल RBI एक लिस्ट देती है कि विच बैंक्स आर डोमेस्टिक सिस्टमिक इम्पॉर्टेंट बैंक्स। तो सबसे पहले SBI डिक्लेयर हुआ था, फिर सेकंड नंबर पे डिक्लेयर हुआ था ICICI एंड रिसेंटली HDFC वॉज डिक्लेयर्ड। सो नाउ वी हैव 3 बैंक्स एज डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स।
बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंस स्कोर्स। देखिए हमने ऊपर जो देखा ना, जो 4 फैक्टर थे उसके हिसाब से कुछ स्कोर्स कैलकुलेशन होता है, एंड देन डिपेंडिंग ऑन देयर इम्पोर्टेंस स्कोर्स दिस बैंक्स आर पुट इनटू 5 बकेट्स। बकेट नंबर 1 2 3 4 5। जितना हाई बकेट होगा, मतलब 5 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन 1, ये आपको याद रखना है। एंड व्हाट आर द पॉलिसी मेजर्स, इनको एक्स्ट्रा पॉलिसी मेजर्स, एडिशनल पॉलिसी मेजर क्या होता है। सो बेसिकली दिस बैंक्स हैव टू कीप एन एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, ये बैंक को कुछ एडिशनल कैपिटल आरबीआई के साथ में रखना होता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल इक्विटी टीयर 1 कैपिटल, CET1 कैपिटल, विच इज़ 0.2% टू 1% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। तो उस पर्टिकुलर बैंक का जितना भी रिस्क वेटेड एसेट्स है, देखिए बैंक का एसेट का मतलब होता है उसने जो लोन दे रखे, दैट आर द बिगेस्ट एसेट्स ऑफ द बैंक। सपोज किसी बैंक ने किसी बिजनेस को या किसी कॉमन मैन को जो लोन्स दे रखे होते हैं, सो दीज आर द एसेट्स ऑफ बैंक, बिकॉज द बैंक्स आर गोइंग टू गेट देम बैक। एंड उसके कुछ रिस्क होते हैं, हर लोन का एक रिस्क होता है, तो वो रिस्क के हिसाब से उसको रिस्क वेटेड एसेट्स एक कैलकुलेशन होता है, और वो रिस्क वेटेड एसेट्स बैंक का जितना भी है उसका 0.2 से लेके 1% तक एज अ CET1 कैपिटल आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होता है एडिशनल इस इन बैंक्स को। जैसे हमने देखा था कि जो नॉर्मली सभी बैंक्स करती है वो है CRR एंड SLR डिपॉजिट्स, बट अपार्ट फ्रॉम CRR एंड SLR प्लस एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट विच इज CET1 कैपिटल भी इन बैंक्स को आरबीआई के पास रखना होता है। अब ये देखिए यहाँ पे बकेट नंबर 1 को 0.2% रिक्वायरमेंट है CET1, बकेट नंबर 2 में जो बैंक्स है उनको 0.4 है, बकेट नंबर 3 में 0.6 है, बकेट नंबर 4 वालों को 0.8 है, एंड बकेट नंबर 5 को 1% CET1 कैपिटल रिक्वायरमेंट है। इंडिया में एट द मोमेंट केवल 3 बैंक्स हैं जो कि डोमेस्टिक सिस्टमिक इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, and 2 out of those 3 banks, which is ICICI and HDFC, are present in bucket 1, and State Bank of India is present in bucket 3. So as such there are no banks in bucket 2, bucket 4 and bucket 5 as of today. लेकिन फ्यूचर में जब इन बैंक्स का एसेट साइड्स इंक्रीज होगा या सब्स्टिट्यूटेबिलिटी थोड़ा सा यदि कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उनका, तो हो सकता है कि ये बैंक्स एक बकेट से दूसरे बकेट में मूव करें, और देयर मे बी वन बैंक विच कैन कम इन बकेट 5 एज वेल। लेकिन एट द मोमेंट वी हैव बैंक्स ओनली इन बकेट 1 एंड बकेट 3। अब देखिए कुछ फॉरेन बैंक्स भी हैं इंडिया में, जैसे हमने देखे थे कि कुछ फॉरेन बैंक्स हैं जिनका इंडिया में ब्रांचेस है। सो 2 फॉरेन बैंक्स विच आर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एज GSIBs, ग्लोबली सिस्टमिक इंपॉर्टेंट बैंक्स बाय द बाज़ल कमिटी for banking supervision. So as per the framework of Basel Committee for Banking Supervision, the Financial Stability Board अगेन एक इंटरनेशनल संस्थान है, ठीक है, इसका मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। दिस इज़ लाइक एन IMF और वर्ल्ड बैंक की तरह एक संस्था है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड अगेन इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, एंड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में जो बाज़ल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने जो फ्रेमवर्क क्रिएट किया था टू डिक्लेयर सर्टन ग्लोबल बैंक्स एज GSIBs, उसमें जो फॉरेन बैंक्स थी इंडिया में, सो उनको भी अभी रिक्वायरमेंट होगा कि दे हैव टू कीप एन एडिशनल CET1 सरचार्ज। देखिए तो ये जो ग्लोबल बैंक्स होती है, ये उन जहाँ पे उनका हेडक्वार्टर है वहाँ पे तो वो CET1 कैपिटल उन देशों के रूल्स के हिसाब से, उन देशों के एडिशनल पॉलिसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे डिपॉजिट सम एक्स्ट्रा CET1 कैपिटल, बट इंडिया में उनको सरचार्ज बोल के कुछ डिपॉजिट करना होगा आरबीआई के पास में, CET1 सरचार्ज, एंड इट हैज़ टू बी प्रपोर्शनेट टू द रिस्क वेटेड एसेट्स इन इंडिया। तो इंडिया में उनके जो एसेट्स हैं, मतलब इंडिया में उन्होंने जो लोन्स देखे रखे हैं, उसके रिस्क के हिसाब से जो रिस्क वेटेड एसेट्स कैलकुलेशन हुआ है, उसके प्रपोर्शनेट उनको सरचार्ज आरबीआई के पास में डिपॉजिट करना है, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर द फॉरेन बैंक्स। जिस तरह से डोमेस्टिक सिस्टमिक इम्पॉर्टेंट बैंक्स है, उसी तरह से डोमेस्टिक सिस्टमिक इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स भी है इंडिया में, उनको बोलते हैं हम DSII। दीज आर डिक्लेयर्ड बाय IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और एट द मोमेंट मतलब ये बहुत ही रिसेंट स्टेप है, 2021 में ही ये डिक्लेयर हुआ है। LIC of India, GIC of India and the New India Assurance Company. These 3 are the DSII of India, domestic systemically important insurers. Most important thing about DSIBs
DSIBs या DSII इज दैट दे हैव द सोवरिन गारंटी. सोवरिन गारंटी मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन देम अ सोवरिन गारंटी. सोवरिन गारंटी का मतलब होता है कि इन केस ऑफ फेलियर ऑफ दिस बैंक्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल टेक स्टेप्स टू रिवाइव देम और टू गेट देम बैक ऑन ट्रैक. तो इस लेक्चर में मुझे आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना था कि डोमेस्टिक सिस्टमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है और उनमें किस तरह से थोड़ा एडिशनल पॉलिसी मेजर्स होता है जिसको हम एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल इक्विटी टियर 1 कैपिटल हम बोलते हैं. अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया.